कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ। पहले लॉ तो अलग अलग थे ऑर्डर के हिसाब से कि फर्स्ट स्टेट को अलग प्रिविलेज मिलेगा, सेकेंड स्टेट को अलग प्रिविलेज मिलेगा, थर्ड स्टेट को अलग था। लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, राजा अपना पावर गिव अप किया, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ गया, तो सॉरी राजा को अब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जैसे आया तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ लाया गया। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब था कि सबके लिए एक समान कानून। फोर्थ हमें पढ़ना है स्कूल कॉलेजेज। आपको मालूम होगा कि उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जोकोबिन क्लब्स बनाए गए थे, जिसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था, रीजन ऑफ टेरर चलाया था उसने, उसके रीजन में बहुत हत्याएं मर्डर वगैरह किए थे, गुलेटिन बनवाया था, एक तरह का हथियार जो गर्दन काटने के काम आता था ऐसे, तो वो तो आपको याद होगा। तो जोकोबिन क्लब्स और इस तरह के अलग अलग मतलब वेरियस क्लब्स बनाए गए थे उस समय। लोग अपने इंटरेस्ट की बात करते थे, लोग अपने मतलब अपने तरह के राइट्स की बात करते थे। इस तरह के जो क्लब्स थे वो पूरे फ्रांस में थे। औरतों ने भी अपने क्लब बनाई थी, वुमेन सोसाइटी क्लब करके चलता था। तो बहुत सारे क्लब बनाए थे। इनके जो मेंबर होते थे वो कोई फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बेसिकली नहीं आते थे, वो थर्ड स्टेट से ही आते थे। जो स्कूल स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, इन सभी ने मिलके छोटे छोटे क्लब बनाए। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस की आर्मी अब नेशन का जो आइडिया था और नेशनलिज्म जो आया टर्म, इसको प्रमोट करने के लिए, ऐसा नहीं था कि फ्रेंच की आर्मी सिर्फ इसी देश में काम की, इस आइडिया को यहीं तक लिबरेट किया नेशनलिज्म को। इस आइडिया को फ्रेंच की आर्मी ने बहुत सारे मतलब कंट्री जितने भी आसपास के थे, फ्रांस के अगल बगल जितने भी नेबरिंग कंट्री थी, उन सभी को जाके बताया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि हम अकेले इसको चला नहीं सकते हैं और हम अकेले डेमोक्रेसी नहीं रह पाएंगे। हाल मतलब फर्दर आगे सालों में हो सकता है कि कहीं फिर से दोबारा मोनार्की रीएस्टैब्लिश नहीं हो जाए, और हुआ भी ऐसे। 1830 में तो दोबारा से मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई दोबारा से। 1804 में ही जैसे फ्रांस में क्या 1901 में ही जब वो 92 में गद्दी पे बैठा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो उसने क्या कहा कि हम रिपब्लिकन मोनार्की हैं। उसने क्या किया, रिपब्लिकन उसको क्या कहा जाता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, कि वो रिपब्लिकन डिक्टेटर था। रिपब्लिक बनाने के चक्कर में उसने डिक्टेटरशिप ला दिया। उसके खिलाफ जो भी बोलता था सरकलम करवा देता था, जेल में डाल देता था, देशद्रोह का चार्ज लगाता था उस पर, फिर उसको बुलेटिन चढ़वा देता था। तो इस वजह से उनको डर था कि कहीं बगल अगल कंट्री फिर दोबारा हमको उस टर्म में न लेके चला जाए, मोनार्की वाला सिस्टम ना लाए। इसलिए फ्रेंच की जो आर्मी थी, अब यहाँ फ्रेंच आर्मी का मतलब है रिवोल्यूशनरीज, वो रिवोल्यूशनरीज अलग अलग देश में गए, अलग अलग जगह पे गए, वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो प्रमोट किया। तो फ्रेंच आर्मीज मूव्ड फॉरेन लैंड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब आता है रूल ऑफ नेपोलियन। इसी में फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही है रूल ऑफ नेपोलियन। अब रूल ऑफ नेपोलियन का जो टर्म था वो कब से कब तक था, आप जानते हैं 1804 से लेके 1815 तक, 1804 से लेके 1815 तक। ये इसके राजा बनने की मतलब जो ये एम्पेरर बना, नेपोलियन बिकम्स एम्पेरर ऑफ फ्रांस, ये कुछ अलग ही कहानी में बन गया। इसको कोई चूज के नहीं बनाया था, ये कोई चुन के नहीं आया था, बस ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए, यानी जो नहीं कहा जाता है कि मौका का चौका मार लेना, इसी को कहते हैं। जब मैक्सिमिलियन 1794 में जब मैक्सिमिलियन को रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन को जब गुलेटिन चढ़ाया गया, वो भी मार दिया गया, तो उस समय डायरेक्टरी रूल लग गया 10 साल के लिए। 1794 से लेके 1804 तक 10 साल तक मतलब डायरेक्टरी रूल चला फ्रांस में। इस पीरियड में कैसे हुआ था कि जो थर्ड स्टेट में पावरफुल या वेल्थियर जो लोग थे, उन्होंने पावर को सीज कर लिया और उसमें 5 मेंबर को बहाल किया जनरल असेंबली में। पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली को चलाने के लिए 5 मेंबर थे और ये पाँचों मेंबर की आपस में बनती नहीं थी। अब ये पाँचों मेंबर आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई पूरे फ्रांस में। कैसे कि जब आपस में कोई मुद्दा ही नहीं सेट हो पाएगा तो देश के लिए क्या करेंगे।
तो अब इस वजह से लोगों को दूसरे की उम्मीद लगानी पड़ी कि अब इससे काम नहीं चलेगा, हो सकता है कि ये सरकार या इस तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए, हमें कुछ और चाहिए नया, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन वो ढूंढ ही रहे थे। तब तक इसी बीच में फ्रांस का जो नेपोलियन की कहानी है वो फ्रांस का मिलिट्री एडवाइज़र था, सलाहकार था, लेकिन वो बाद में मिलिट्री डिक्टेटर भी बन गया। कैसे? अब उसने क्या किया, उसी बीच में दो यंग लड़ता है वो, एक 1793 में और एक 1906 में। 1793 1793 और 1796 के बीच में दो युद्ध जीत लेता है और लोगों के नज़र में इसकी नेम और फेम बढ़ जाती है। अब ये क्या करता है, वहाँ से ये अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के चक्कर में लग जाता है। और जो जब इसने देखा कि पूरी तरह से जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, जो डायरेक्टरी रूल चला रही है, वो अब कमज़ोर पड़ गई है, तो उन बेवकूफ़ों के कमज़ोर होने के वजह से मतलब नेपोलियन का रास्ता बन गया कि वो जल्दी से डिक्टेटर बन जाए। उन्होंने क्या किया, इन सबको साइड में किया और ख़ुद को एम्परर घोषित कर लिया। कहा कि मैं अब राजा बन जाता हूँ, मैं खुद ही राजा हूँ। मतलब उसको कोई जिता के नहीं भेजा था इस तरह से, जैसे हम लोग सोचते हैं कि इलेक्शन वगैरह होके नेपोलियन बना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। नेपोलियन खुद अपने मतलब मर्जी से बन गया है, खुद को ही एम्पेरर बना दिया। अब जब खुद एम्पेरर बन गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद सबसे पहले उसने कुछ चेंजेस किए सोसाइटी में। बेसिकली ये चेंजेस नेपोलियन रूल के नाम से जाने जाते हैं। तो और उसने क्या किया कि जो डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिश हुई थी फ्रांस में, उसको री एस्टेब्लिश कर दिया। मोनार्की को, डेमोक्रेसी को जो बड़ी मुश्किल से पैदा मतलब स्थापित की गई थी फ्रांस को, मोनार्की को री एस्टेब्लिश कर दिया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्शन कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा। तो उसने कुछ चेंजेस किए थे। वो चेंजेस कौन कौन से थे? पहला था इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इसने कुछ लॉलीपॉप चेंजेस किए। लॉलीपॉप चेंजेस का मतलब मिसमाइंड मत कीजिएगा, यहाँ का मतलब है कि पब्लिक को उल्लू बनाना। तो इसने क्या किया, छोटे मोटे कुछ अच्छे काम कर दिए ताकि पब्लिक इसके फेवर में आ जाए। बाद में तो इसको ये तो जानता ही था कि मुझे क्या करना है। तो इसने क्या किया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए समान कानून होगा। जो राइट्स टू प्रॉपर्टी, यानी जो पहले गरीब लोग थे उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होता था, तो अब इसने क्या किया, कहा कि नहीं, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। राइट टू प्रॉपर्टी यानी सब कोई प्रॉपर्टी बना सकता है, रख सकता है। एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, मतलब कुछ बुरे कुरीतियाँ थी, कानून थे, उसको इसने ख़त्म कर दिया। लोगों को अच्छा मतलब दिखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इस वजह से इसने क्या किया कि कुछ जो फ्यूडल सिस्टम थे उसको हटाया। चौथे टर्म में इसके कुछ ही दिन बाद इसने अपना जो रियल इमेज था वो लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया। ये विलेज में से जितने यंग थे, यूथ थे, उनकी फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। यूथ्स को फोर्स रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है कि यूथ जितनी भी थी उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करने लगा। क्यों? कारण था इसका, ये तो फ्रांस का ही नहीं, पूरे यूरोप का ये भी विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा था। इसलिए इसने हमला किया था दूसरे देशों पे और 1815 में हार भी गया। तो इसकी वजह से निगेटिव इसी के मतलब लोगों के खिलाफ अब समझ में आने लगा कि ये तो हमारा एम्पायर नहीं हो सकता, ऐसा एम्पायर कहाँ हो सकता है, ये तो डिक्टेटर है, ये तो डिक्टेटरशिप है, मतलब तानाशाही है। तो इस वजह से लोग ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया और इसकी एक हद तक साथ नहीं दी। लेकिन इसने क्या किया कि अपनी मनमानी की, फ्रांस की सेना को लेके ये वाटरलू के युद्ध में चला गया, जहाँ पे ये कंजुगेट जो आर्मी थी बहुत सारे देशों की, उससे ये भिड़ा, लेकिन वहाँ हार जाता है और मार दिया जाता है। तो फ्रांस में दोबारा से फिर मोनार्की री एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसके बाद हुई थी, तो इसको हम इसी लेक्शन में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।